जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे इस नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम हिंदी साहित्य चतुर्थ सेमेस्टर का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है कहानी साहित्य उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप सभी लोगों ने अगर जो हिंदी साहित्य का जो हमारा फर्स्ट पेपर है यथार्थ उपन्यास साहित्य, अगर आप सभी लोग उसको नहीं देखे हैं तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके प्ले लिस्ट में जाइए और हमने प्रॉपर सारे वीडियो कराए हुए हैं, आप सभी लोग देख लीजिए। और उसका जो PDF है हमने जो हमारा ग्रुप टेलीग्राम है चैनल है उसमें प्रॉपर पड़े हुए हैं, आप वहाँ से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। जो टेलीग्राम की जो ग्रुप जो लिंक है आप सभी को हमारी जो कम्युनिटी पोस्ट उसमें मिल जाएगी। अगर आप सभी को नहीं मिल रही है तो कमेंट कीजिएगा, हम इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों जो हमारा जो हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र है दो सेमेस्टर में, तो ये कहानी साहित्य लगा हुआ है। जो कहानी साहित्य दोस्तों सिर्फ जिन विद्यार्थियों ने मेजर विषय रखा है उनको ही पढ़ना है, क्योंकि जो माइनर जिन विद्यार्थियों का है उनको सिर्फ उपन्यास साहित्य ही पढ़ना है, जिसमें सिर्फ 2 उपन्यास लगे हैं, गबन और दिव्या, जो हमने प्रॉपर कराए हुए हैं। तो जो ये सेशन है सिर्फ मेजर वालों के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और बाकी जिन भी मतलब विद्यार्थियों नेट और JRF जहाँ भी ये कहानियाँ लगी हुई हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो हमारा ये हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र है उसका पहले पाठ्यक्रम देखते हैं कि कौन सी कहानियाँ लगी हैं, किन कवियों की लगी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों हमने भी सिलेबस जो पाठ्यक्रम उस पर हमने विस्तार चर्चा किया हुआ है। अगर आप सभी लोग नहीं देखें तो हमारे जाइए सारे वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हमने वहाँ पर बताया हुआ है किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, सिलेबस में क्या है और क्या हमें पढ़ना कैसे पढ़ना चाहिए, जो 75 में 75 नंबर मतलब की अंक प्राप्त हो जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा कहानी साहित्य है उसमें जो फर्स्ट कहानी है उसका नाम है दुनिया का अनमोल रतन। जो किसने लिखा हुआ है, इसकी रचना मुंशी प्रेमचंद जी ने की है। नेक्स्ट कहानी है आकाशदीप, जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट कहानी यहाँ पे सिलेबस में लगी हुई है, उसका नाम है कलाकार की आत्महत्या, जो यशपाल ने लिखा है। दोस्तों आप सभी को बता दें जो फर्स्ट कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जिसकी रचना की है मुंशी प्रेमचंद जी ने। दोस्तों जो मुंशी प्रेमचंद जी ने है, तो जो आपका जो फर्स्ट पेपर लगा है उपन्यास है उसमें जो गबन उपन्यास है तो इसकी रचना भी प्रेमचंद जी ने ही की, आपको पता ही होगा। तो उसमें जो मुंशी मतलब कई से प्रश्न जो बन सकते हैं, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, कौन सा पुरस्कार मिला, कौन सी रचनाएं हैं, कौन से उपन्यास हैं, उनकी पत्नी का क्या नाम था, कब शादी हुई, इस तरह के जो प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम कराएंगे, जिससे आपका जो उसमें बनेंगे प्रश्न वो भी इस वीडियो से हो जाएंगे। और जो यशपाल हैं इनका जो दिव्या उपन्यास है वो आपके सिलेबस में लगा हुआ है प्रथम पेपर में, तो उसके जो प्रश्न हैं सारे यहाँ से हो जाएंगे, इसलिए आपको सभी को ध्यानपूर्वक देखना है। दोस्तों हमारा नोट्स है, ये पूरा सारा नोट्स आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो कहानी आपकी लगी उसका नाम है चीप की दावत, जो है BS शमसानी ने लिखा है। और नेक्स्ट जो है वह है तीसरी कसम, अर्थात मारे हुए गुलफाम, वो जो कहानी इसका रचनाकार है फरीसन नाथ रेणु जी। नेक्स्ट है राजा निर्वंशिया, इसकी रचना कमलेश्वर जी ने किया है। नेक्स्ट है वापसी, इसकी रचना उर्सा प्रियमदा ने किया है। और नेक्स्ट जो कहानी है वह है त्रिशंकु, इसकी रचना किसने किया है, इसकी रचना किया है मन्नू भंडारी ने। तो इस प्रकार आपके जो पाठ्यक्रम है द्वितीय प्रश्न पत्र चतुर्थ सेमेस्टर में कहानी साहित्य उसमें 8 कहानियाँ लगी हुई हैं, आपको जो पढ़ना है। दोस्तों इस जो हमारा प्रथम वीडियो इसमें हम प्रथम कहानी लेकर आए हैं दुनिया का अनमोल रतन, जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, इसलिए आप सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो दुनिया का जो अनमोल रतन है इस कहानी का हमने फॉर्मेटिंग की है, तो उसमें हम पहले लेखक परिचय देखेंगे, फिर देखेंगे कि लेखक द्वारा लिखी गई प्रमुख कौन सी रचनाएँ हैं और आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट होंगी। और नेक्स्ट है कहानी का परिचय, तो कहानी किस पर लिखी गई है, कैसे क्या है। फिर देखेंगे कहानी के पात्र कौन कौन से हैं और किन पात्रों की क्या भूमिका है, आप सभी को सिर्फ ध्यान से देखना है। दोस्तों हमारा हैंड रिटन नोट्स इस प्रकार आप हो सकता है कि कुछ मतलब कि शब्द जो है आपको समझ में ना आए क्या लिखा है, इसलिए हम सारे शब्दों का उच्चारण करेंगे, जिससे आपको अगर पढ़कर समझ में नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे और इससे सुनकर भी आप समझ सकते हैं। हो सकता है कि कुछ शब्द आपको समझ में ना आए, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक देखना है। जो नहीं आए समझ में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हमका सारा जो कुछ होगा हम आपको जो कुछ हमसे हो सकेगा हम कराएंगे। चलिए आप सभी को लगातार बने रहना। नेक्स्ट जो हमारा है क्या है, मुंशी प्रेमचंद, मतलब कि लेखक के बारे में देखें। लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, तो उनके बारे में ही देखेंगे, उनके बारे में क्या परिचय, बेसिक जानकारी क्या क्या है, इससे प्रश्न भी आ जाते हैं परीक्षा में। तो बेसिक जानकारी क्या है, पहली जानकारी यह है कि जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं तो इनके उपनाम कई थे। कौन कौन उपनाम थे, तो ये धनपत राय, नवाब राय और उपन्यास सम्राट आदि नामों से इन्हें जाना जाता है, आज सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इनका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, लम्बही गाँव में। दोस्तों कहीं कहीं शायद 89 लिखा हुआ, शायद 89 नहीं, शायद 79 लिखा हुआ मिलेगा। तो आप सभी को अगर दोनों विकल्प में दिए हुए हैं
तो 80 लगाना है। वैसे अगर 80 नहीं है तो 79 है तो टिक करना है। नेक्स्ट हमारा है कि कहाँ हुआ, तो लम्हे गाँव में हुआ था और मृत्यु कब हुई, 1936 में दोस्तों। यहाँ से लगभग 3 प्रश्न बन सकते हैं। जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, किस गाँव में हुआ। अगर आ जाए पेपर में तो इस पर ऐसी जानकारी है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट है इनके पिता का नाम क्या था, अजायब राय था। क्या थे, वो डाकखाने में नौकरी कर रहे थे। और उनकी माता का क्या नाम था, नंदी देवी। आप सभी को पता ही होगा पहले से ही, उम्मीद है हमें। इनकी पत्नी दोस्तों, इन्होंने दूसरी शादी की थी 1906 ईस्वी में। उनका क्या नाम था, तो जो इन्होंने दूसरी शादी की 1906 ईस्वी में, उनका नाम था शिवरानी देवी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ गया था पेपर में कि इनकी दूसरी पत्नी का क्या नाम था, शिवरानी देवी का था। और उन्होंने कब शादी की थी, 1906 में दूसरी शादी की थी, क्योंकि इनकी पहली पत्नी का देहांत हो गया था, इसलिए की थी। नेक्स्ट हमारा इनकी संतानें कौन कौन थी। उनके 2 पुत्र थे, 1 पुत्री थे। पुत्र का नाम, पहला का नाम श्रीपद राय, दूसरा है अमृत राय, फिर है कमला देवी श्रीवास्तव। आप सभी को ध्यान रखना है, प्रश्न आ सकता है कि इनके इसे विकल्प दिया होगा कि कौन सा पुत्र जो मुझे प्रेमचंद जी का, या फिर इनमें से कौन सबकी श्रीपद राय उनके पिताजी का क्या नाम है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मतलब कि ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन जो था महात्मा गांधी द्वारा 1920 में चलाया गया था। हाँ 20 में हुआ था असहयोग आंदोलन, क्योंकि इंडिया मूवमेंट, क्योंकि इंडिया मूवमेंट नहीं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्योंकि इंडिया मूवमेंट तो भारत छोड़ो आंदोलन था, क्योंकि 1942 में हुआ था। नहीं, तो ये है असहयोग आंदोलन जो 1920 में स्टार्ट हुआ था। तो इसमें उन्होंने भाग लिया था, किसने, मुंशी प्रेमचंद ने भाग लिया था। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। हो सकता है प्रश्न आ जाए कि किस आंदोलन में मुंशी प्रेमचंद ने भाग लिया था, तो असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। नेक्स्ट दोस्तों रचनाएं हैं कि मुंशी प्रेमचंद की कौन कौन सी रचनाएं हैं। दोस्तों जो भी जितनी भी रचनाएं हमने यहाँ लिख दिया है, बाकी आप सभी को सिर्फ पीडीएफ से 1-2 बार पढ़ लेना है रचनाओं के नाम, क्योंकि अगर आप सभी लोग 2-3 बार पढ़े होंगे तो अगर विकल्प में आ जाएंगे तो आप वहाँ उम्मीद है टिक कर सकते हैं तरफ सही उत्तर क्या होगा उसका। और जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं उनको खास कर पढ़ना है। आप सबको बताएंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कहानी मतलब रचनाएं हैं इनकी, प्रेमचंद जी की। तो इनकी कहानियाँ जो पहले हम कहानी देखेंगे सर्वप्रथम। इनकी पहली कहानी है सप्त सरोज, फिर है नवनिधि, फिर है प्रेम पूर्णिमा, बड़े घर की बेटी। दोस्तों इंपॉर्टेंट कहानी है, इसको आप सभी लोग बिल्कुल कंटेस्ट कर लें, बड़े घर की बेटी। फिर ईदगाह इंपॉर्टेंट है, नमक का दरोगा बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर लाल फीता, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रतिमा और प्रेम प्रमोद, प्रेम तीर्थ, 5 फूल, प्रेम चतुर्थी, प्रेम प्रतिज्ञा, सप्त सुमन, प्रेरणा। दोस्तों आप सभी को इससे साबित होता है कि जितनी भी इनकी रचनाएं हैं ज़्यादातर इनके मतलब की कहानी की शुरुआत में प्रेम शब्द उच्चारण हुआ है। तो इससे अगर विकल्प में प्रेम शब्द है तो वो 99% चांस रहता है कि प्रेमचंद जी की है। इस प्रकार से आप सब टिक कर सकते हैं कि रचना किसकी होगी। नेक्स्ट है समर यात्रा, प्रेम सॉरी पंच प्रसून। ये दोस्तों आपकी है प्रेम प्रसून, तो ये है पंच प्रसून। फिर है नवजीवन, फिर है बैंक का दिवाला। दोस्तों इंपॉर्टेंट कहानी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर है शांति, शांति कहानी है। फिर है अग्निसमाधि, फिर एक कफन। दोस्तों कफन इंपॉर्टेंट है, आपको सन साहित्य भी याद रखना है। इसको कफन का प्रकाशित हुआ 1936 में हुआ था। आप सब लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न आया था कि कफन कहानी के रचनाकार कौन, तो प्रेमचंद जी हैं। कब प्रकाशित हुई थी, 1936 में। और इसके पात्र भी आया था कि बुधिया जो है किस कहानी पात्र है, तो कफन से है। तो आप सब लोग ध्यान रखेंगे, यीशु बुधिया ये सब। नेक्स्ट है प्रेम पीयूष, फिर है गल्परत्न, फिर है गल्प समुच्चय, फिर है ग्राम्य जीवन आदि टीसी। इंपॉर्टेंट कहानी दोस्तों इसमें है कफन है, आप एक ईदगाह है, नमक का दरोगा है, बड़े की बेटी है। इस प्रकार से इंपॉर्टेंट कहानी है, सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उपन्यास दोस्तों। उपन्यास दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि उपन्यास जो सन साहित्य आते हैं कि कौन सा उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था इनका, तो आप सभी को ध्यान रखना है। तुम्हारा जो उपन्यास है फर्स्ट निर्मला है, कब प्रकाशित हुआ, 1927 ईस्वी में। सेवा सदन 1918 में। रंगभूमि 1925 आया, तो 25 लगाना, 24 है 24 लगाना। कर्मभूमि 1932 में और गबन 1928 में, गोदान 1936 में। दोस्तों प्रश्न आया हुआ था, तुम्हारा पेपर हुआ था कि गोदान का प्रकाशित हुआ 1936 में, और गबन तो आपको इसके बारे में बेहतर जानकारी होगी, क्योंकि आपका जो फर्स्ट पेपर में प्रॉपर उपन्यास पूरा लगा हुआ है कि कौन सा पात्र है, कौन सा क्या है, तो इसके बारे में कुछ चिंता की बात ही नहीं है। अगर नहीं अपने पता है आपको तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आपसे लोग देख लीजिए आराम से, हमने प्रॉपर समझाया हुआ है गबन उपन्यास के बारे में। दोस्तों गोदान उपन्यास के पात्र संबंधित भी प्रश्न आ सकते हैं। गोदान उपन्यास का कौन सा पात्र था, या दोस्तों पात्र का नाम दे देगा, पूछेगा कि ये पात्र किस उपन्यास से संबंधित हैं, तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है मतलब कि जो टॉपिक है तो वही है कहानी से संक्षिप्त परिचय। कहानी हमारे जो सिलेबस में लगी हुई है तो उसका मतलब परिचय क्या हो, क्या कहानी है, किसके बारे में लिखी हुई है, तो उसका जो है तो ये प्रथम कहानी है। दोस्तों ये कहानी का संबंधित फैक्ट ये है आपका कि जो ये दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो कहानी है, ये 1907 में जो जमाना पत्रिका उसमें प्रकाशित हुई थी।
जो ज़माना पत्रिका क्या है, तो ज़माना पत्रिका जो है एक उर्दू पत्रिका है दोस्तों, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। 1907। नेक्स्ट है इसका संकलन जो सूर्य वतन में भी हुआ था, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। जो यह कहानी है देश प्रेम पर आधारित है। इंपॉर्टेंट दोस्तों है ये। नेक्स्ट दोस्तों दिया हुआ है कि 3 जो दिए गए काला चोर के आँख के मतलब के आंसू का कतरा, और नेक्स्ट है सती की चिता की मुट्ठी भर राख, फिर है योद्धा के सीने से निकलने वाली अंतिम रक्त की बूंद। दोस्तों ये 3 अनमोल रत्न हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है तीसरा, योद्धा के सीने से निकलने वाला अंतिम रक्त की बूंद, क्योंकि जो इस कहानी की नायिका हैं दिलफरेब नायक और दिलफिकार, इन पर ये कहानी मतलब एक प्रकार से पूरी विस्तार चर्चा हुई है इन दोनों के बारे में। तो जो दोनों प्रेम का है, एक प्रकार से एक तरफा प्यार है दिलफिकार का। दिलफिकार जो है दिलफरेब से मतलब की बेइंतहा मोहब्बत करता है एक प्रकार से। तो दिलफरेब जो है कहते हैं इनसे, इसे कहते हैं इससे जो प्रेमी है दिलफिकार उसे कहती हैं अगर आप सचमुच हमसे प्यार करते हो, प्रेम करते हो, तो हमको दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ें ला कर दो। तो ये इसकी खोज में निकल पड़ता है। तो खोजते खोजते जाता है तो देखता है कि ये काला चोर होता है जिसको फांसी देने वाली होती है। तो जो काला चोर है तो जब फांसी समय मतलब हो जाता है फांसी देने का, तो जल्लाद से कहता है कि मतलब क्या होती है, अंतिम इच्छा पूरी जाती है। तो उससे कहता है कि 1 मिनट मतलब रोक दो, हमें कुछ मतलब करना है। तो रोक देता है प्रकार से फांसी। तो एक मतलब लड़का होता है वो खेल रहा होता है, तो जाता है उसको गले लगाता है और मतलब कि रोने लगता है। तब जो ये प्रेमी है कौन, दिलफिकार, तो उसके जो आंसू है उसको अपने हाथों में ले लेता है। सोचता है कि ये कितने भी मतलब कत्ल किए हुए कभी इसने नहीं रोया, लेकिन आज ये रो रहा अंतिम बार, तो ये बेशक ही दुनिया का अनमोल रत्न होगा। तो ये लाकर देता है, सारी किस्सा सुनाता है किस प्रकार का है। तो फिर भी जो दिलफरेब इसकी प्रेमिका वो कहती है दुनिया का अनमोल रत्न नहीं है। नेक्स्ट फिर मतलब कि नेक्स्ट जो दुनिया का अनमोल रत्न ढूंढ मतलब निकल पड़ता है। तो रोते-रोते जाता है, देखता है कि एक सती है। चंद्र की मतलब चिता पर जो मतलब कि सती में उनका पति मतलब कि देहांत हो गया है। तो जो कि मतलब कि प्रेमिका है वो भी साथ में सती प्रथा आपको पता ही होगा। क्या होता है जब पति की मृत्यु हो जाती है तो उसको जो पत्नी वो भी जिंदा जला दी जाती थी। तो इस प्रकार से सती प्रथा का भी संकेत मतलब कि दे रहा है। तो दोनों मतलब जल रहे हैं। तो उसकी मतलब कि चिता की राख लेकर आता है और अपनी प्रेमिका को देता है। कौन प्रेमिका, वही दिलफरेब को। पता है और ये बारे में उसके पीछे जितनी भी कहानी सारी बताता है कैसे-कैसे क्या है। तो फिर भी उसको भी अपने मतलब कि आँखों से लगा लेती है मतलब कि राख को, फिर भी कहती है कि ये भी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न नहीं है। और नेक्स्ट चांस देती है कि आप जाकर मतलब कि दुनिया का अनमोल रत्न जो चीज़ है आप ढूँढिए उसको, फिर लाइए हमारे पास, और फिर हम आपका मतलब कि आपको अपना प्रेमी मानेंगे। तो नेक्स्ट दोस्त निकल पड़ता है। तो निकलता है तो इतना हताश हो जाता है तो एक प्रकार से अपनी आत्महत्या करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों एक बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं जो हरे मतलब कि वस्त्र पहने होते हैं, उनके हाथों में लाठी होती है। ये प्रश्न तो प्रॉपर बने हुए हैं दोस्तों जो हम कहानी बता रहे हैं, तो आप सभी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि प्रश्न आ सकता है कि किसने मतलब कि इनकी जान बचाई जो आत्महत्या करने जा रहे थे। तो एक वृद्ध व्यक्ति था और किस प्रकार के वस्त्र पहने हुए थे, हरे वस्त्र पहने हुए थे, और उनके हाथों में क्या थी, लाठी थी दोस्तों। ये प्रश्न प्रॉपर आए हुए हैं दोस्तों, आप सबको ध्यान रखना है। तो वृद्ध व्यक्ति जो है आता है, इनको बचा लेता है। वो कहता है कि आप पूर्व देश हिंदुस्तान की तरफ जाइए, तो आपको वहाँ दुनिया की सबसे अनमोल रत्न मिल जाएगा। तो दोस्तों जो प्रेमी है दिलफिकार जो चलता है हिंदुस्तान की तरफ, तो वहाँ आता है। यहाँ एक प्रकार से युद्ध का मैदान होता है, और मतलब कि एक प्रकार से अपनी मातृभूमि के लिए सभी लोग मतलब जान मतलब युद्ध लड़ रहे हैं। तो इसी में एक योद्धा जो होता है वो मरने वाला होता है। तो उसके पास जो आता है कौन, दिलफिकार जाता है और पूछता है उसके बारे में क्या-क्या, तो बताता है फिर बारे में कि कैसे अपने मतलब कि भूमि की रक्षा के लिए जान दे कैसे किया। पूरी चर्चा होती है। उसके बाद में जब उसकी अंतिम जब बनने वाला होता है, तो अंतिम जो रक्त की बूंद होती है उसको अपने हाथों में ले लेता है कौन, दिलफिकार। और जो राजपूत योद्धा होता है उसके अंतिम जो शब्द हैं उसके मुख से निकलता है भारत माता की जय। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि जो राजपूत योद्धा था उसके अंतिम समय मुख से कौन सा शब्द निकला था, भारत माता की जय निकला था। वो अंतिम बूंद लेकर आता है और अपने दिल जो प्रेमिका है कौन, दिलफरेब, उसको देता है और सारी इसके बारे में कहानी बताता है। और इसको ही जो इसकी प्रेमिका हैं वो दुनिया का बेशक सबसे महत्वपूर्ण अनमोल रत्न मानती हैं। तो दोस्तों रही कहानी, संक्षिप्त में मैंने सारी कहानी हम लोगों को बता दिया है। अगर आज सभी लोग ध्यान से सुने होंगे तो इस कहानी का पूरा सारांश आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा मुख्य पात्र ने बता ही दिए हैं कौन कौन से पात्र हैं। मुख्य पात्र पहला क्या है, वही दिलफिकार है। उन्होंने बताया है कि जो प्रेमी है, जो कुछ सब कुछ निछावर करने वाला प्रेमी। और दिलफरेब कौन है, सौंदर्य देवी था, तो ये प्रेम का जैसे प्रेम करता है कौन, दिलफिकार। और कुछ गौड़पाल जैसे काला चोर के बारे में बताया है जिसको फांसी होने वाली थी। सती युवती जो जिसके मतलब चंद्र मतलब कि एक प्रकार से अपने मतलब कि पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके साथ वो चलने वाली थी दोनों। और नेक्स्ट मैंने बताया एक वृद्ध व्यक्ति,
जो हरे वस्त्र पहने हुए थे, उसने इसकी जान बचाई थी कि आप जाइए पूर्व देश हिंदुस्तान तरफ, आपको दुनिया का अनमोल रत्न मिल जाएगा। और नेक्स्ट मैंने बताया राजपूत योद्धा, और इसके बारे में आप सब इसको ध्यान रखना है। ये आपके गौड़ पात्र हैं और ये आपके मुख्य पात्र हैं, जो हमने प्रॉपर कहानी के रूप में बता दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट कुछ अदर फैक्ट जो है, जैसे कि कुछ जैसे दिए हुए हैं महत्वपूर्ण जैसे तथ्य जो आपको अलग से पता होने चाहिए कि जो हंस पत्रिका है तो उनका संपादन जो मुंशी प्रेमचंद ने कब किया, तो 1923 में किया है। और इस प्रकार से भी आ सकता है कि हंस मतलब कि किस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो हंस पत्रिका का आज लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आचार्य नंद जो दुलारे वाजपेयी जी हैं, प्रेमचंद की कहानियों का विभाजन कितने भागों में किया, तो 4 भागों में किया। या भी इस प्रकार से आ सकता है कि कहानी जो प्रेमचंद की कहानी है उनका 4 भागों में विभाजन किसने किया, तो 4 भागों में विभाजन आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने ही किया था। नेक्स्ट है कि इनकी पहली कहानी कौन थी, तो पंचपरमेश्वर थी। अब ये आ जाएगी पंचपरमेश्वर कब प्रकाशित हुई, तो 1916 में प्रकाशित हुई थी। आज सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि 1944 में शिवरानी देवी ने शीर्षक प्रेमचंद के घर में पुस्तक प्रकाशित की। दोस्तों इससे सही प्रश्न है ये आपका कि अगर आपके मतलब कि परीक्षा में प्रश्न आया कि 1944 ईस्वी में शिवरानी देवी ने किस शीर्षक के नाम से पुस्तक प्रकाशित की, तो आप सभी को क्या बताना है, आप सभी को बताना है प्रेमचंद के घर में। अगर ये प्रश्न आया कि प्रेमचंद के घर में शीर्षक नामक मतलब कि शिवरानी देवी ने किस वर्ष प्रकाशित की, तो आपको लगाना 1944 में। या फिर आया कि प्रेमचंद के घर में नामक शीर्षक किसने प्रकाशित किया, तो आपको लगाना शिवरानी देवी ने। इसे लगभग कई प्रश्न बन सकते हैं, किसी भी प्रकार से प्रश्न आ सकता है, आ जाए तो लगा देना। नेक्स्ट है कि दयानारायण जो निगम हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने विशेष काम ये किया है कि प्रेमचंद का जो है नाम दिया था प्रेमचंद। ये प्रश्न भी आ सकता है। ये रहे दोस्तों बेसिक जानकारी जो हमने अपनी नोट्स के माध्यम से बता दिए हैं, और ये आपको सारा नोट्स प्रॉपर हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मिल जाएगा, जिसमें आप जुड़ सकते हैं। और हमने प्रॉपर बताया हुआ पहले भी आपको कि इसकी जो ग्रुप की लिंक है आपको हमारे जो कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिल रही है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। जो इनसे प्रश्न बन सकते हैं वो हम लेकर आए हैं। जो स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी लोग ध्यान से कहानी सुने होंगे और जो हमने बताया, अगर नहीं सुनिए तो फिर आप प्लीज़ से बैक कीजिए और सुनिए, फिर ये प्रश्न हल कीजिए। अगर सही सुनेंगे तो सारे प्रश्न हल हो जाएंगे, जो भी प्रश्न लेकर आए हैं। चलो पहला प्रश्न हमारा है, जो बेसिक प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था, मैंने पहले बताया हुआ है कब हुआ था, तो वह 1800 ईस्वी में। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कमेंट करेंगे तो आप सभी को कुछ भी अगर डाउट हो थोड़ा वो तो आपको याद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसी मतलब चीज़ें होती हैं जो याद करने से याद नहीं होती हैं, अगर आप उनको लिखेंगे बार बार तो याद हो जाती हैं। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में जितनी देर लिखेंगे तो अच्छी प्रकार से वो हर चीज़ आपको याद हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा चीज़ें आपको लिखा कीजिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी, हमने बताया हुआ बेसिक प्रश्न है। हाँ सभी लोग कमेंट कीजिए कब हुई थी मृत्यु, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी 1936 ईस्वी में। आप सब लोग ध्यान रखना है कब हुई थी, 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, बेसिक प्रश्न कब हुआ था हमने बताया हुआ पहले, मुंबई वाराणसी में हुआ था, काशी कुछ भी आ जाए आपको टिक करना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद ने अपना दूसरा विवाह किसके साथ किया, तो मुंशी प्रेमचंद जी का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ था, तो किसके साथ हुआ था, हुआ था शिवरानी देवी के साथ। दोस्तों ने पहले बताया हुआ है कि शिवरानी देवी का विवाह किस वर्ष हुआ था, मैंने बराबर आगे बताया हुआ है। आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि शिवरानी देवी का विवाह किसके साथ हुआ, तो हमने बता दिया शिवरानी देवी के साथ हुआ था, लेकिन कब हुआ था यह उत्तर आप सभी लोग कमेंट कीजिए कब हुआ था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रेमचंद की जो कहानी कफन कब प्रकाशित हुई थी, तो कब प्रकाशित हुई थी, यह कहानी प्रकाशित हुई 1936 ईस्वी में। दोस्तों 1936 ईस्वी में ही जो उनका प्रेमचंद का गोदान उपन्यास है वो भी प्रकाशित हुआ था, इसलिए आप सभी लोग यहाँ ध्यान रखेंगे कौन सा गोदान उपन्यास भी प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मंत्र कहानी किसकी है, तो मुंशी प्रेमचंद जी की है। दोस्तों इस तरह से प्रश्न भी आपके प्रश्न मतलब पेपर में आ जाएंगे कि मंत्र कहानी हमने यहाँ रखा है, हो सकता है कफन आ जाए या फिर नमक दरोगा आ जाए, इस प्रकार से कहानी नाम मतलब नाम दिया होगा और पूछेगा कि ये कहानी किसकी है, तो आपको बताना हो वहाँ पर होगा कि ये जो कहानी है किसने लिखी है। तो आप सभी लोग प्रॉपर सारी कहानियाँ ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेम, दोस्तों यहाँ मनुष्य हो गया, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, इरर है टाइपिंग। दोस्तों आज से टाइपिंग करते हैं, कल तो गया होगा दोस्तों, तो यहाँ मुंशी होगा, मुंशी प्रेमचंद जी का क्या है, नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो पहला उपन्यास सेवा सदन जो है, तो ये भी मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास ही है। रंगभूमि ये भी है, कर्मभूमि ये भी उपन्यास है, कायाकल्प ये भी उपन्यास है। तो कौन सा उपन्यास नहीं है, हाँ दोस्तों ये दिया हुआ है दादा कामरेड। दोस्तों यह उपन्यास किसका है,
यह उपन्यास है यशपाल जी का, जिन्होंने दिव्या उपन्यास लिखा है। अब दोस्तों आप सभी लोग कमेंट कीजिए कि दादा कॉमरेड यशपाल जी ने किस वर्ष में लिखा था। ये प्रश्न आ सकता है दोस्तों, यशपाल जी का उपन्यास दादा कॉमरेड। नेक्स्ट है गोदान उपन्यास का प्रकाशित हुआ कब हुआ? मैंने प्रॉपर आगे बताया हुआ कब हुआ, 1936 में हुआ था। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है कि धनपत राय नवाब राय निम्नलिखित में किस उपन्यासकार का नाम है? तो मैंने बताया हुआ है प्रॉपर। अब आप सभी लोग ध्यान से देखे होंगे तो किसका है, तो मुंशी प्रेमचंद जी का है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि श्रीपत और अमृत राय किसके लेखक के बेटे, मतलब कि कौन से लेखक है जिनके बेटों का नाम है? मैंने बताया हुआ किस कौन से हैं वो, तो कौन है वो, तो हैं मुंशी प्रेमचंद जी। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है विश्व प्रसिद्ध हिंदी व उर्दू के कथाकार मुंशी प्रेमचंद की तुलना किन किन से की गई है? दोस्तों तुलना किन किन से की गई है? तो की गई है गोरकी और लुसोन से। कौन है इसमें? हाँ, विकल्प नंबर सी वाला दोस्तों इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। गोरकी और लुसोन से इनकी तुलना की गई है। हो सकता है प्रश्न आपके मतलब परीक्षा में आ जाए प्रश्न ये। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद की पहली मौलिक कहानी जो 1907 में जमाना में प्रकाशित हुई किस नाम से जानी जाती है? तो कौन, हमने पहले ही बताया कौन से, तो संसार का मोहरतन। नेक्स्ट हमारा है प्रेमचंद की पत्नी शिरानी देवी ने शीर्षक प्रेमचंद घर में, दोस्तों ने बताया था, प्रश्न आ सकता है, प्रश्न आ गया है। प्रेमचंद घर में पुस्तक कब प्रकाशित हुई? कब प्रकाशित बताया था अभी, अगर आप सब लोग देखे होंगे तो 1940 में बताया था, तो वही प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया? किसने दिया, हमने अभी बताया हुआ है। आप सभी लोग कमेंट कीजिए किसने दिया, तो दिया दयानारायण निगम ने ही दिया था इनका नाम प्रेमचंद। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी के लेखक में कौन है? कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। हमने नीचे जाने की पर कर डाली, अब भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न का मुख्य नायक कौन है? दिलफिगार। दिलफिगार कौन है? ये प्रकार से सच्चा प्रेमी जो दिल फरेब से प्रेम करता है, बेइंतहा मोहब्बत। एक प्रकार से आप सब लोग ध्यान रखेंगे, क्या बेइंतहा मोहब्बत जैसा आप लोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी की मुख्य नायिका कौन है? तो कौन नायिका है? दिल फरेब कौन? सौंदर्य की देवी। दोस्तों ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि दिलफिगार मुंशी प्रेमचंद जी की कौन सी कहानी का पात्र है? दोस्तों लगाना है दुनिया का अनमोल रत्न। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि दिल फरेब ने यह शब्द किसको कहते हैं? अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा दुनिया की सबसे अनमोल चीज लाकर मेरे दरबार में आ। दोस्तों आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कौन से, किसे कहा? अपने प्रेमी से। प्रेमी का क्या नाम था? दिलफिगार। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, दिलफिगार ही था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि 19 नंबर क्या है? जिस अभागे आदमी को फांसी दी जा रही थी लोग उसको क्या कहकर बुलाते थे? हमने अभी बताया कौन सा, काला चोर था। कहाँ काला चोर? हाँ, विकल्प नंबर 1 पर दिया हुआ है, धूल कमारी क्या है? काला चोर। आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? नेक्स्ट है कि हाँ, सबसे पहले दिलफिगार के दिल ने दुनिया की सबसे अनमोल चीज किस चीज को कहा? हमने 3 चीजें हमने बताई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपको ज्ञात होगा, नहीं है तो फिर से बैक करिए और फिर से पढ़िए, फिर लगाइए प्रश्न का उत्तर क्या होगा। वो होगा काला चोर के आंसू फर्स्ट, सेकेंड सती चिता की राख, और थर्ड क्या था आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, दिलफिगार ने चंदन की चिता पर किसे बैठे दिखा? हमने दोस्तों कहानी हमने पूरी सुनाई है, आज सभी उत्तर कमेंट कीजिए इसका। दोस्तों देखेंगे कितने लोग जो है ध्यानपूर्वक पढ़े हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों का अगर उत्तर मतलब कि आएंगे कमेंट में उनको मानिए कि लोग ध्यान से वीडियो देख रहे थे। तो आप लोग देखिए, अगर नहीं पता तो वीडियो पीछे कीजिए, फिर देखिए, फिर इसका उत्तर दीजिए। अगर तब भी नहीं बताया तो आप कमेंट कीजिए, हम बताएंगे क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तुमने सिकंदर को अबहैत की कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह ना पकड़ोगे? ये वाक्य किसने किससे कहा था? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट कीजिए। नहीं अगर आप लोग पता है तो आप लोग सिर्फ कमेंट बॉक्स में कीजिए कि 22 नंबर का उत्तर क्या होगा, हम आपको बताएंगे। वैसे ही अगर आप कहानी सही सुने होंगे तो उसमें बताया हुआ है कि कौन रास्ता ढूंढ रहा था, मतलब सहायता कौन मांग रहा था? सहायता वही मांग रहा था, कौन? दिलफिगार जी तो मांग रहा था कि हमको दुनिया की अनमोल मतलब की चीज़ ढूंढना है, हमको मिल नहीं रही है। जो भी लेकर जाते हैं उसको दिल फरेब जो मना कर देते कि ये नहीं है तो कौन सी होगी, तो मेरा रास्ता दिखाओ। तो कौन है? दिलफिगार की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा है दूसरी बात, दिलफिगार कौन सी कीमती चीज़ लेकर आया है? दोस्तों यहाँ प्रश्न नहीं बताएंगे क्योंकि हमें कई बार इस पर चर्चा किया हुआ है। आप सभी लोग कमेंट कीजिए क्या होगा 23 नंबर का उत्तर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 24, हाँ सही, क्या है तीसरी बात, दिलफिगार कौन सी कीमती, मतलब ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, इसका भी उत्तर आप सभी लोग क्या कमेंट कीजिए। तीसरी बार मतलब कौन सी चीज़ लेकर आया था, कौन? दिलफिगार। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जब तीसरी बार निराश होकर दिलफिगार पहाड़ की चोटी से कूद जाना जाता था तो उसे किसने रोका? हमने इसको भी प्रॉपर बताया हुआ है, आप सभी लोग कमेंट कीजिए। देखते हैं आप लोग कितने ध्यान से वीडियो देख रहे थे या फिर 2x में देख रहे थे।
दोस्तों ऐसे ही हमारे जो बोलने का तरीका मतलब कि ये प्रकार से जो तेज़ आवाज़ है बहुत ही मतलब कि, तो आप अगर 2x देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आपको आराम आराम से देखना है, वो आराम आराम से ध्यानपूर्वक मतलब पढ़ना है, तभी सारे उत्तर आप कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हिंदुस्तान की ज़मीन पर जुल्फ़िकार के सामने दम तोड़ने वाला जवां मर्द ने मरने से पहले धीमे से क्या कहा? हमने बताया है, क्या कहा था? भारत माता की जय। अगर आप पता है तो दीजिए उत्तर इसका क्या होगा, बता ही दिया तो क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तख्ती पर सुनहरे अक्षरों में क्या लिखा था? तुम सबसे अनमोल आशिक हो, विकल्प नंबर फर्स्ट। सेकंड है, मुट्ठी भर राख दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, विकल्प नंबर सेकंड होगा। विकल्प नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है? विकल्प नंबर थर्ड दिया है, खून का आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। और विकल्प नंबर फोर दिया है, तुम्हारा प्रेम सबसे अनमोल है। ये तो कोई बात नहीं तर्क हुई। तो 27 नंबर जो हमारा प्रश्न है, क्या है? तख्ती पर सुनहरे अक्षरों में क्या लिखा था? तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप सभी लोग विकल्प नंबर सी टिक करेंगे, क्या? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, तो आप बिल्कुल ही सही होंगे। तो आप सब लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हरे कपड़े पहने हरा इमाम बांधे बुजुर्ग के एक हाथ में तवी तो दूसरे हाथ में क्या था? हमने वही बताया क्या था, लाठी था। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, क्या था? लाठी। आप सभी लोग उसका उत्तर दीजिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा, और जो भी प्रश्न आपको लगते हैं कि नहीं पता है आप सब लोग कमेंट कीजिए, और जो PDF है आपको ग्रुप में मिल जाएगा, तो मैंने बताया हुआ है प्रॉपर। और दोस्तों जितने भी प्रश्न हमने आपसे पूछे हैं दोस्तों, सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोग ईमानदारी से दीजिए कमेंट बॉक्स में, तभी हम समझेंगे आप सभी लोग ईमानदारी से पढ़ रहे थे, वैसे हमारी मेहनत बेकार है दोस्तों। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के